वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और हम लोग स्टार्ट किए थे यूपी पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 में आयोजित हुआ है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होंगे या सेम क्वेश्चन नहीं होता है तो लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके साथ ही आपकी मतलब एक प्रैक्टिस के लिए है कि हम कितने आयामों पे सोच सकते हैं और हमारा थोड़ा सा ब्रॉड माइंड सेटअप तैयार हो पाया है या नहीं हो पाया, हर तरह के क्वेश्चन को डील करने की एबिलिटी विकसित हो पाई है या नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 2 है, ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2। तो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर है। इसमें लघु उत्तरीय भी होते हैं, दीर्घ उत्तरीय भी होते हैं, जैसा कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। भारतीय विधायी प्रक्रिया में संयुक्त सदस्य संसदीय समिति की क्या भूमिका है। जेपीसी कमेटी के बारे में हम लोगों ने कई बार सुना होगा। और वे प्रभावी कानून निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं, इस विश्लेषण करिए। तो इसमें क्वेश्चन का कई पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। पहले पूछा है कि विधायी प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समिति की क्या भूमिका है। पहले क्या पूछा है, तो हमको पता होता है कि जेपीसी की मुख्य भूमिका क्या है। किसी भी विशेष मुद्दा है या कोई विधेयक की जांच करनी है। मान लीजिए कोई विधेयक है, ठीक है, कानून से रिलेटेड है, तो कोई भी विधेयक की हमको क्या करनी है, गहन जांच करनी है। गहन जांच का अगर मुद्दा आता है तो ये समिति जो है बनाई जाती है। और यह समिति दोनों ही सदनों के सदस्यों से मिलकर बनी होती है, और जो सरकार की जवाबदेही मतलब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करती है। फिर देखिए, बहुत सारे साक्ष्यों को, गवाहों को इकट्ठा करके और फिर जो जैसा लगता है इनको, ये क्या करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। क्या करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। इसी को हमको डिटेल में बनाना है। तो वे प्रभावी कानून के निर्माण में किस प्रकार योगदान करती है, विश्लेषण करिए। तो प्रभावी कानून का निर्माण कब होगा, जब हम सभी पक्षों पे गौर करेंगे, उसके सभी पक्षों को लिख करके एक रिपोर्ट बना लेंगे, और उसी प्रकार से ये कानून निर्माण में योगदान दे सकती है। तो इसको डिटेल में पढ़ लेना है फ्रेंड्स। जेपीसी कमेटी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा। देखिए, न्यायपालिका से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, एक क्वेश्चन कन्फर्म है। न्यायपालिका से, जुडिशरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कन्फर्म है, क्योंकि वैसे भी अभी देखिए बहुत सारा मुद्दा आ रहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला हो, या जेपीसी हो, या फिर न्यायिक सक्रियता का मुद्दा हो। क्योंकि न्यायिक सक्रियता देख रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स की सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत होता है। पृथक्करण मतलब न्यायपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे और कार्यपालिका अपना काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंटरफेरेंस है। तो कहा जा रहा है कि ये प्रोएक्टिव, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को तैयार करने की आवश्यकता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर भारत में कुशल शासन को सुदृढ़ करने और न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने में किस प्रकार से सहायक है, विश्लेषण करिए। अब देखिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है, मतलब एडीआर क्या होता है, तो इसमें आप आंसर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एडीआर कुछ नहीं है, विकल्प समाधान। मान लीजिए दो लोग के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, दो लोग के बीच में लड़ाई हो रही है, ना ये इसकी बात सुन रहा है और ना ही ये इसकी बात सुन रहा है, दो पक्ष हो गया। अब इसे मामले को सुलझाने के लिए किसकी आवश्यकता है, एक मीडिएटर की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, मीडिएटर ही सारी चीज़ों को सॉल्व कर देता है और आगे भी चीज़ों को नहीं बढ़ने देता है। तो एडीआर है क्या, ये वैकल्पिक विवाद समाधान क्या होता है। सबसे पहले आपको इसको लिखना होगा कि ये जुडिशरी यानी न्यायपालिका पे बोझ को कम करने का तरीका है, ठीक है। बोझ को कम करेगा, ये मध्यस्थता करेगा, सुलह कराएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, कॉन्सिलिएशन, मध्यस्थता, मीडिएशन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे लोक अदालत है। लोक अदालत में क्या होता है, मुद्दे जाते हैं और दोनों पक्षों के बीच में सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए जो भी लंबित मामले होते हैं उनका निपटारा किया जाता है। तो ये एक नया कंसेप्ट है, वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि एडीआर। इसको तैयार कर लेंगे, और ये चूंकि आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, तो संभावना है कि यूपीपीसीएस के क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी में रिपीट हो सकते हैं। तो ये देखिए दो क्वेश्चन दोनों जुडिशरी से रिलेटेड है, ठीक है। एक तो आपको ये जेपीसी कमेटी वाला हो गया और दूसरा वैकल्पिक विवाद समाधान हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है, विधायिका अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है फिर भी वह संप्रभु नहीं है, इस कथनों को उदाहरण सहित आप परीक्षण करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि भारत मतलब कोई भी देश कैसे चलता है, संविधान से चलता है। तो भारत का भी एक संविधान लिखा हुआ है, और इस संविधान में क्या कहा गया, संविधान की सर्वोच्चता रहेगी। संविधान की सर्वोच्चता रहेगी, यानी कि यहाँ पे किसकी प्रमुखता है, कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे बढ़कर कोई भी नहीं है, ठीक है। और हम देखते हैं कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार सबका अपना अपना क्षेत्र डिवाइड कर दिया गया है, मतलब विधायिका का, कार्यपालिका का, ठीक है, और न्यायपालिका का, मतलब लेजिस्लेशन का, ठीक है,
मतलब प्रशासनिक इकाई अपना अलग काम करेगी, जुडिशरी अपना अलग काम करेगी और विधायिका अपना अलग काम करेगी। तो इसमें ये बोला है कि विधायिका अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है, वो अपना जो उसका एरिया है ना उसमें सर्वोच्च है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी में सर्वोच्च है। जैसे कि मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, ठीक है, जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। ये एक मतलब एग्जाम्पल है कि संविधान सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून संसद बनाता है जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या होगा, देखिए न्यायिक तो क्या होगा कि इसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। और एक कंसेप्ट होता है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, एक कंसेप्ट होता है जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक पुनर्विलोकन इसे कहा जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो न्यायिक पुनर्विलोकन ऐसा अधिकार होता है ना जिसमें विधायिका अगर मान लीजिए कोई कानून पारित करे या उसकी समीक्षा करे और वो भारतीय लोकतंत्र को सीमित कर रहा है, लिमिट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ना न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है ये प्रयोग कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को मतलब बचा के रखेगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना अपना संविधान का, इसको मतलब कोई सुपरसीड करके कोई कानून नहीं बना सकता है, तो इसे कहा जाता है। तो इसमें एग्ज़ाम्पल जो है आपको सर्च करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल जैसे कि हाल ही में कोई घटना हुई हो, हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें कि लग रहा हो कि विधायिका जो है वो किसी चीज़ को मतलब सुपरसीड कर रही हो, अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है लेकिन फिर भी वो संप्रभु नहीं है। इसमें पुराना अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि जैसे अगर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाती है या उसका अतिक्रमण करती है, ठीक है, और मान लीजिए कि वो कानून विवादित हो जाता है, तो उस पर कानूनी रोक लगाई जा सकती है, पहले भी लगाई जा चुकी है। कोई भी कानून ऐसे नहीं कि पारित कर देंगे और अगर वो लोगों के लिए हितकारी नहीं है तो वैसा ही रहेगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन वाला कंसेप्ट यहाँ पे मतलब न्यायपालिका उसको रोक कर कानून बना सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, यह कहना कहाँ तक सही है कि अंतर राज्य परिषद संघ तथा राज्यों के मध्य विवादों का प्रभावी ढंग से सुलझा सकती है। एक आप लोग जानते हैं कि अंतर राज्य परिषद संघ होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, मीडिएटर जैसा ही है ये भी मीडिएटर जैसा ही है। तो ये पूछ रहा है कि विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझा सकती है या नहीं सुलझा सकती, उपयुक्त उदाहरणों सहित उत्तर लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक है आर्टिकल 263 जिसमें कि अंतर्राज्यीय परिषद संघ का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें ये बोलता है ना कि केंद्र और राज्य के बीच में जैसे जो भी आपसी विवाद होते हैं उसको सुलझाने के लिए मतलब एक संवैधानिक मंच बनाया गया है, ठीक है, और ये मीडिएटर का काम करेगा। मीडिएटर भी नहीं कहेंगे इसको, एक मतलब सारे मुद्दे जो है यहाँ पे आएंगे और उसको सुलझाने का कार्य करेंगे। अब ये देखिए प्रभावी ढंग से सुलझा सकता है कि नहीं सुलझा सकता, इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है, पहली बात तो ये है कि अंतर्राज्यीय परिषद संघ जो है ना वो एक सलाहकारी निकाय है फ्रेंड्स, सलाहकारी, बाध्यकारी नहीं है। इसके सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है, एडवाइजरी काउंसिल है ये। तो इसके द्वारा अगर कोई निर्णय देता है ना या सिफारिश होती है तो उसको राज्य या फिर सेंटर जो भी है केंद्र, वो बाध्य नहीं है उसको लागू करने के लिए। विवाद मतलब विवाद को सुलझाने के लिए वो जो भी सलाह देता है उसके लिए वो बाध्य नहीं है। अगर उसको लगता है कि सही है तो वो करेगा और अगर नहीं लगता है तो नहीं करेगा। तो पहली बात तो हो गई सलाहकारी है, यहीं पे लिमिटेशन आ गया। दूसरा ये है कि इसके न्यायिक मतलब न्यायिक अधिकार क्षेत्र का अभाव है। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि जैसे कानूनी या संवैधानिक मुद्दा कोई आता है तो उसमें अगर कानूनी ढंग से कोई लॉ बना हो तो एनफोर्समेंट किया जा सकता है कि इसको लागू ही करना है, बट यहाँ पे न्यायिक अधिकार क्षेत्र का अभाव है। तीसरा क्या है, पॉलिटिकल विल की कमी है। पॉलिटिकल विल मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या है, कमी है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जब तक कमी होगी तो कोई भी काउंसिल एडवाइजरी है वो भी तो उसका क्या ही महत्वपूर्ण मतलब उतना एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा करके ना आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखिए। और नदी मुद्दा देखिए, कावेरी वाला मुद्दा हो या फिर महानदी वाला मुद्दा हो, और भी कई इशू होते हैं उसमें, कई कई सालों से चला आ रहा है। तो अगर बाध्यकारी होता तो आज तक रहता क्या, है ना, ये तो सॉल्व हो जाता। तो ऐसे करके आप थोड़ा बहुत एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर प्राधिकार एक ऐतिहासिक पहल रही है। सिटीजन चार्टर पूछ रहा है फ्रेंड्स, सिटीजन चार्टर क्या ये प्रभावशाली रही है, ठीक है, इसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सिटीजन चार्टर लागू क्यों किया गया था, इसका मतलब एकमात्र उद्देश्य था कि नागरिक ठीक है, और प्रशासन मान लीजिए ये प्रशासन है, ठीक है, तो नागरिक और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए बनाया गया था सिटीजन चार्टर।
और इसमें ये था कि जो भी सेवा दी जाती है नागरिकों को, जो भी सेवा दी जाती है वो टाइम पे मिले, फिर वो पारदर्शी रहे, ठीक है, पारदर्शी रहे, जवाबदेहिता रहे, उसमें जवाबदेहिता रहे, ठीक है, और नागरिक के अधिकारों का पालन हो। तो नागरिक चार्टर में टाइम लिमिट किया गया, सेवा का समय देखिए, अगर कोई भी आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, निवास बनवाते हैं, तो इसमें क्या टाइम लिमिट है, इतने टाइम में बना लेना है। अगर टाइम में पूरा नहीं होता तो ऑनलाइन पूरी उसकी मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, मॉनिटरिंग होती है कि इसको कहा जाता है टाइम लाइन बाउंडेड वर्क, ठीक है। तो आप जाति के लिए आवेदन दिए हैं, आप निवास के लिए दिए हैं आवेदन, ठीक है, और वो विद इन टाइम लिमिट उसको ये होता है कि पूरा ही करना है, और नहीं होने पे क्या होता है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, और इसमें जिम्मेदारी तय की जाती है दोस्तों, जिम्मेदारी तय की जाती है। तो पारदर्शी भी है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी यूज़फुल है। फिर शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया, आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तो प्रशासनिक सुधार में, पारदर्शिता लाने में, चीज़ों को अच्छा करने में ये हेल्पफुल है, ठीक है। ऐतिहासिक पहल रहा है। इसमें आप चुनौती भी लिख सकते हैं। चुनौती ऐसा है कि जागरूकता की कमी बहुत लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। चुनौतियाँ, फेलियर लिख सकते हैं, संसाधनों की कमी है, कर्मचारियों की उदासीनता है, तो कर्मचारी वैसे भी कम है और जो है वो भी बात नहीं सुनते, तो उदासीनता है। ऐसे 1-2 पॉइंट चुनौती लिख सकते हैं, बाकी इसका पॉजिटिव ही ज़्यादा लिखना है फ्रेंड्स, पॉजिटिव पॉइंट्स ही इसमें ज़्यादा लिखने हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या था, भारत में मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों की व्याख्या करिए, ठीक है। मानव संसाधन क्या होता है, ये क्या है, ये है मानव, ठीक है। मानव कब संसाधन बन जाता है, जब उसे आप शिक्षा देते हैं, ठीक है, शिक्षा देते हैं, उसको उसे प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है, उसे रोजगार देते हैं, ठीक है, वो किसी जगह कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। इतनी सारी चीज़ों के बाद वो क्या बनता है, मानव संसाधन बनता है। अब ये बोल रहा है मानव संसाधन संबंधित प्रमुख मुद्दों की व्याख्या करिए। तो मुद्दे क्या हैं, मुद्दे वही हैं घुमा फिरा के, एक ही मुद्दा है हमारे पास। एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड इतनी ज़्यादा है, ठीक है, इतनी ज़्यादा है, युवाएं इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, और उनको हम रोज़गार दे नहीं पा रहे हैं। लोग पढ़ पढ़ के उनकी योग्यता का कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग करके रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या ही होगी, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ही कमी है। आप शिक्षा देकर के क्या कर रहे हो, बेरोज़गार आदमी पैदा कर रहे हो। कोई ऐसा शिक्षा का सिस्टम नहीं है जो ये कहे कि मेरे यहाँ से इतने लोग ग्रेजुएट होके निकले या इतने लोग पोस्ट ग्रेजुएट होके निकले और मैंने इनको इन चीज़ों में लगा दिया है, ठीक है। बहुत ही विडंबना है शिक्षा की, ठीक है। तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है। गुणवत्तापूर्ण अगर होती, मान लीजिए आप नौकरी में नहीं लगा रहे हो, तो कुछ तो व्यवहारिक कौशल होता ना। व्यवहारिक कौशल होता है कि वो अपना कुछ रोज़गार करते, जैसे मान लीजिए कि वो नर्सिंग का कार्य करने लगते, ठीक है, और अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ प्रयास करते, कोई प्रशिक्षण होता जिससे कि उनका कौशल विकास होता। तो पहली चीज़ तो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है फ्रेंड्स, मानव है, तो मानव को पहले तो हम शिक्षा, जब ये शिक्षा अच्छा रहेगा तो ये काम अच्छा करेगा। फिर इसका स्वास्थ्य, अगर ये स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कुपोषित है, ठीक है, और ये बार बार बीमार पड़ रहा है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, तो ये क्या कुशल मानव संसाधन हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य और सेवाओं तक पहुंच हमको अच्छा रखना पड़ेगा, हमारे जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है उनका। फिर कौशल विकास का अभाव, कोई ऐसा कौशल हम नहीं सिखा पा रहे हैं कि जिससे कि ये कहीं पे भी रोज़गार इसको मिल जाए। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति था और इसको हमने बहुत सारा प्रशिक्षण दिया, नर्सिंग का दे दिया था, ठीक है, ऑटो चलाने का दे दिया था, या फिर ये किसी निर्माण कार्य में संलग्न, विनिर्माण से रिलेटेड कोई हमने इसको दे दिया। तो अगर हम प्रशिक्षण इसको दे देते तो ये कहीं पे भी बेरोज़गार नहीं भटकता, कहीं ना कहीं मतलब ये इन्वॉल्व हो ही जाता। फिर आजकल देखिए, ये हो गया ना, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कौशल हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि आज के समय में ऑनलाइन चीज़ें बहुत चल रही हैं, ऑनलाइन, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास नेटवर्क नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, ठीक है, तो क्या मैं पढ़ा पाती, मतलब डिजिटल सुविधा अगर नहीं होती तो क्या मैं पढ़ा पाती। तो हमारे कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे डिजिटल डिवाइड वाला इशू है, तो ऐसे में हम नहीं पढ़ा पाते हैं, मतलब नहीं, ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ हम नहीं ले पाते हैं। तो यही सब मुद्दे हैं, इसमें और बहुत सारी चीज़ें आप सोच सोच के लिख सकते हैं। फिर है नीति क्रियान्वयन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहाँ तक उपयोगी रही है। उपयोगी ही उपयोगी है फ्रेंड्स, इसके बिना तो संभव ही नहीं है। आईसीटी
ICT मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कैसे, इसमें देखिए जब भी ये क्वेश्चन आता है ना फ्रेंड्स, तो मैं ये यूज करती हूँ, क्या? IT, एक मिनट, IT प्लस IT इक्वल टू IT, ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस ये IT क्या था? एक मिनट मैं इसे बता रही हूँ ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर ये IT है, इसका कुछ फुल फॉर्म था, फिर यहाँ था इंडिया, इंडिया टुमारो। ओके फ्रेंड्स, देखिए खोज लिया मैंने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट, ठीक है, इंडियन टैलेंट ये बनाया हुआ था, ये मैंने एग्ज़ाम में यूज़ किया था, ऐसे में भी यूज़ किया था, बहुत सारी जगह यूज़ किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट, ये दोनों मिलके क्या करेंगे? इंडिया टुमारो बनाएंगे, इंडिया टुमारो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ये चीज़ें आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। फिर कहाँ तक उपयोगी रही है? तो बहुत जगह उपयोगी रही है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिसी आपको लगता है क्या, कोई भी पॉलिसी इसके बिना चल ही नहीं रही है, इसके बिना चल ही नहीं रही है, ठीक है, पॉलिसी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेक्निकली सभी जो प्रशासकीय कार्य हैं, ठीक है, वो सभी क्या हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत क्रियान्वित हो रहे हैं। अभी देखिए ई ऑफिस, ठीक है, ई ऑफिस चल रहा है, ई कोश पहले से चल रहा था, अटेंडेंस भी अब मतलब उसमें भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का। इसके अलावा ना बहुत सारी जो योजनाएं हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन, उसमें एनरोलमेंट, उसका प्रभावी मतलब DBT का वितरण हो रहा है, वो सब ऑनलाइन हो रहा है। तो नीतियों के क्रियान्वयन ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा से लेकर के शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्रशासन हो गया, ठीक है, और जहाँ जहाँ तक आपका दिमाग जाता है सारी जगह उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत यूरोपियन यूनियन समझौते को वैश्विक भू राजनीतिक गति, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत और यूरोपियन यूनियन समझौते को वैश्विक भू राजनीतिक गतिकी के परिवर्तनों में कैसे देखा जाना चाहिए? तो हम लोगों ने देखा था कि इंडिया इंडिया और यूरोपियन यूनियन में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन में क्या हुए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, FTA हुए, ठीक है। और बहुत सारे रणनीतिक समझौते भी हुए, क्या हुए? बहुत सारे रणनीतिक समझौते भी हुए, रणनीतिक समझौते। इसका क्या लाभ होगा? पहली चीज़ तो ये है कि उनके बाज़ार तक हमारी पहुंच बढ़ेगी, बाज़ार तक हमारी पहुंच बढ़ेगी। तो जो भारत के जो निर्यातक हैं, है ना, कंपनीज़ हैं या फिर लोग जो वहाँ पे आसानी से सामान अपना पहुंचा सकते हैं, तो उनको बाज़ार मिलेगा। तो यहाँ से क्या है? कपड़ा, ठीक है, कपड़े के हम अच्छे निर्यातक हैं, रत्न और आभूषण बना करके हम भेजते हैं, ठीक है, और IT सेवाओं का हम निर्यात वहाँ पे कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा, पहला पॉइंट क्या हो गया? एक अच्छा खासा हमको बाज़ार मिल सकता है। फिर दूसरा हो जाएगा तकनीक का हस्तांतरण, तकनीक का हस्तांतरण, ठीक है। तकनीक के हस्तांतरण में क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, सोलर पैनल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डिजिटली हम चाह रहे हैं कि उन्नत हो जाए, ठीक है, तो उसके साथ हम मिल करके अपने चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं, फ्रेंड्स, तो हमारे लिए फ़ायदा है। और क्या हो सकता है सोचिए, ठीक है, व्यापार हो गया आपका, तकनीक हो गया। फिर अगर कनेक्टिविटी पार्टनरशिप रहेगा, ठीक है, मतलब व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद जो होता है, TTC, व्यापार और मतलब ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ऐसा कुछ नाम है। चीन जैसे देशों पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी, ठीक है, चीन से निर्भरता कम होगी, तो हम इधर यूरोपियन यूनियन से जो है सामान वगैरह ले सकते हैं। और क्या हो सकता है? फ्रेंड्स, व्यापार बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, सहयोग भी बढ़ेगा, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे बहुत सारे आयाम जितना आप सोच सकते हैं इसमें सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन परिवर्तन हमेशा सकारात्मक नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ये नकारात्मक भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो कभी भी आपको जब पूरा चीज़ पूछे तो पॉजिटिव बता दीजिए, फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव भी बताइए। कैसे? हमारा पूरा डाटा गोपनीयता, ये सब चीज़ें जो चल रही है ना, साइबर वाली, ये हम बहुत सारी चीज़ें फ्री कर देंगे, और इसमें डेटा सुरक्षा को लेकर के थोड़ा सा जटिलताएं हैं, बिल्कुल जटिलताएं हैं, ठीक है। और व्यापार संतुलन में भी, जैसे कृषि और डेयरी उत्पाद हैं, इसमें हम चाह रहे थे कि इंडिया का मतलब हम बाहर से कोई अपने मार्केट को ना खोले, ठीक है, इसमें हमारी असहमति है फ्रेंड्स। तो उसमें हो सकता है कि आर्थिक लाभ पूरी तरह से न मिले और विवाद का मुद्दा आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना ज़्यादा सोच पाएंगे, ये हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, जब आप लोग इस पेपर को मेरे साथ पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा आपका नज़रिया बदलेगा।
जब हम खुद से क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना तो हम बस पढ़ते हैं, ठीक है। और जब हम साथ में पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि अरे इस क्वेश्चन में ये भी था, इसका ये आयाम भी था, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन पेपर साथ में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगेगा तो मैं और पेपर भी इसका कंप्लीट करा दूंगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे विषय हैं। और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मुझे लगता है ना कि ये सबसे फ्रूटफुल होता है, आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका के भू राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करिए। भारत की विदेश नीति में श्रीलंका का, तो हम इस आंसर को कैसे स्टार्ट करेंगे, तोड़िए, क्वेश्चंस को तोड़ना सीखिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति क्या है, क्या है हमारी नीति, हमारी नीति क्या है, हमारी नीति ये है कि हम किसी पे सबसे पहले हमला नहीं करेंगे, ठीक है। हम शांति की नीति हम वो रखते हैं, प्लस हम लोग का है पड़ोसी फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी, पड़ोसी प्रथम, हम अपने पड़ोसियों को पहले ध्यान देते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसके अलावा हमारी नीति क्या है, पहले हमारी नीति थी लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। अब हम कहाँ चले गए हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। पहले हम केवल देखते थे, पूर्व की ओर देखो नीति, अब क्या है, पूर्व की ओर हमको काम भी करना है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को तोड़िए। अब विदेश नीति हम थोड़ा सा एनालाइज कर लिए कि हमारी विदेश नीति क्या है। फिर अब ये बोल रहा है श्रीलंका के भू राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कर लिया। अब श्रीलंका में क्या चल रहा है, पूरा उलटफेर चल रहा था, है ना। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो गया था, अनस्टेबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोन वगैरह में श्रीलंका से लोन ले लेके, अमेरिका से लोन ले लेके, जहाँ जहाँ से भी लोन लिया, पूरा इसका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ध्वस्त हो गया। तो हमारा क्या महत्व है, मतलब इंडिया की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। अब इतना आप क्वेश्चन को समझ लिए ना, अब आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे कि नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है हमारी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ पे है, ये हमारा नेबरहुड फर्स्ट है। तो भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री व्यापार, जो प्रमुख, ये पूरा आपका हिंद महासागर है, ठीक है। तो जितने समुद्री व्यापार हैं वो कहीं ना कहीं इसके केंद्र में है, श्रीलंका के, ये श्रीलंका है यहाँ पे केंद्र में है, तो व्यापार के मामले में, ठीक है। फिर सुरक्षा, व्यापार भी इम्पोर्टेंट है, सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए रणनीतिक दृष्टि से ये इसके साथ रिलेशन रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको पॉइंट बना लेंगे, समुद्री सुरक्षा, क्योंकि वो चीन की जो क्या था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति था, तो हाँ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति था। श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में क्या है, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको सकारात्मक संबंध बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो हम्बनटोटा बंदरगाह है ना, हम्बनटोटा बंदरगाह, वो हमारे लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुरक्षा पहला हम लोग लिख लेंगे, सुरक्षा के बारे में। फिर व्यापार देख लिए हम लोग, व्यापार के बारे में, ठीक है। फिर क्षेत्रीय स्थिरता, स्टेबिलिटी देखिए फ्रेंड्स, स्थिरता, स्थिरता, ठीक है। तो जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं वो सीधे तौर से श्रीलंका से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए हमको वो सुरक्षा भी देखनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखनी है। इसके अलावा संतुलन बनाए रखने के लिए एक्ट ईस्ट नीति पर हम बल देते हैं, और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की छवि को ये बनाए रखता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके अलावा ना देखिए, इधर तमिलनाडु है और केरल है, ये हम लोग यहाँ से श्रीलंका से ना बहुत ज़्यादा कल्चरल भी जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, आर्थिक सांस्कृतिक जुड़ाव भी है ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रीलंका से हमको सहयोग बना करके रखना। और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ना मतलब ये जो प्रभाव है वो बढ़ाने में मदद करता है। तो भारत श्रीलंका के वर्तमान रक्षा सहयोग और जो भी आर्थिक हमारे संबंध हैं वो बने रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। होप आपको समझ में आया होगा, जितनी मेरी समझ है उतना मैं समझा पा रही हूँ। बाकी आप लोग को नेट से सर्च करके थोड़ा करंट को इन्वॉल्व करते हुए दोस्तों पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 10th क्वेश्चन है, सीमा पार आतंकवाद पर भारत के दीर्घकालिक रुख। क्वेश्चन को तोड़िए, क्वेश्चन को तोड़िए। पहला पॉइंट क्या है, सीमा पार आतंकवाद हो गया, ठीक है। भारत का दीर्घकालिक रुख, शॉर्ट टर्म नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर कर दिए वो तो अलग बात है, दीर्घकालिक रुख, भविष्य में भी ना हो ऐसा। 25वें संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ समिट जो हुआ है 2025 में, एससीओ समिट हुआ था, ठीक है। उसमें जो घोषणा पत्र लाया गया उसके रणनीतिक महत्व का आकलन करिए। आपको आसान शब्दों में ये बता रही हूँ कि भैया जो भारत है वो बार बार आतंकवाद से प्रेरित हो रहा है, आतंकवाद से प्रभावित हो रहा है, पड़ोसी देश मान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम तो एससीओ समिट में जाते हैं, मान लीजिए एससीओ समिट में हम जाते हैं,
तो वहाँ का जो घोषणा पत्र था उसमें क्या आतंकवाद से रिलेटेड कोई बात कही गई कि हम केवल घूमने गए थे वहाँ, सिर्फ गए थे मीटिंग सीटिंग ईटिंग करने गए थे और आ गए, या हमारे ही हित के लिए कुछ बात वहाँ हुई है? ठीक है, तो हमारा दीर्घकालिक रुख क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या अप्रोच रहेगा हमारा इसमें। तो आतंकवाद के खिलाफ भारत क्या है? भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहता है। इसने अपना स्टैंड पुष्ट कर दिया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्या इस कंसेप्ट को हमारा जो पक्ष है उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे महत्व दिया जाता है या उसे इग्नोर किया जाता है? तो एससीओ समिट हुआ तो उसमें क्या बातें कही गई? कुछ कही गई क्या? घोषणा पत्र होता है। देखिए, कोई भी समिट होता है ना, उसका घोषणा पत्र होता है फ्रेंड्स। इसी तरह से ना एससीओ समिट में संघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो घोषणा पत्र था उसमें आतंकवाद अलगाववाद, याद कर लीजिए, घोषणा पत्र एससीओ का आतंकवाद अलगाववाद, ठीक है, अलगाववाद और उग्रवाद, अलग अलग नाम है, हर जगह यूज़ होगा। कहाँ कहाँ होगा? ऐसे में यूज़ होगा, करंट में यूज़ होगा, ठीक है, पॉलिटी जियो वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा, पेपर 7 तो है ही आपका। ठीक, तो आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, ये तीनों रूप में ना, तीनों अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की गई है घोषणा पत्र में। ठीक है, घोषणा पत्र में कड़ी निंदा की गई है। और जो भी दोहरे मापदंड होते हैं ना, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड्स को, मतलब एक तरफ से आप मान लो इंडिया है, ठीक है, जो भी है इंडिया है और इधर पाकिस्तान है ना, तो इधर आप ट्रेड कर रहे हो, है ना, इधर आप खेल रहे हो और आपका अच्छा खासा मार्केट बना हुआ है, और दूसरा आप आतंकवादी फैला रहे हो, तो दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। दुश्मन हो तो या तो आप दुश्मन जैसा बिहेव करो, फिर आप बोलोगे कि मैं आतंकवाद भी फैलाऊंगा और मैं व्यापार भी करूंगा आपके साथ, उसमें आप कुछ रोको मत, ट्रेड एग्रीमेंट्स को कंटिन्यू रखो, आप सिंधु जल विवाद मत करो, समझौता रद्द मत करो, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो हमको जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे मानदंड है, उसको हम अस्वीकार करेंगे। तो घोषणा पत्र में ये कहा गया है। ठीक है, क्या क्या कहा गया है? पहला कहा गया था, अभी मैंने क्या बताया था, आतंकवाद का सभी रूप, चाहे वो अलगाववाद हो, आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, सभी रूपों को निंदा की गई, सभी रूपों की। फिर दोहरा मानदंड नहीं चलेगा, एक ही चलेगा। आप आतंकवाद भी फैलाओगे और व्यापार भी करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फिर सामूहिक सुरक्षा की बात की गई है, सामूहिक सुरक्षा की बात कही गई है फ्रेंड्स। सामूहिक सुरक्षा, आतंकवाद किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा तो होती नहीं है। अगर आतंकवाद सीमा पार करके आते हैं तो उसमें सभी का लॉस है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा बना हुआ है वो उसको भी कुछ भूमिका निभानी चाहिए इसको रोकने में। तो एक सामूहिक सुरक्षा की बात इसमें कही गई है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जब आतंकवाद नहीं फैला पाते हैं तो ये नशीली दवाओं का, आप धुरंधर मूवी में देखे होंगे ना, धुरंधर मूवी में देखे होंगे, पंजाब से लोग जाते हैं और वहाँ से ड्रग्स हो गया, नशीले इंजेक्शंस है ना, और अफीम वगैरह, ये सब का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। तो जब दुश्मन ऐसे नहीं कर पाता है तो वो नशीली चीज़ों को प्रमोट करता है। एक तो वैसे भी हमारे पास जनसांख्यिकी मतलब क्या बोल, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, युवा बहुत ज़्यादा है, और युवा सबसे ज़्यादा नशे के चक्कर में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दुश्मन होते हैं ना, उनको पता होता है हमारा वीक पॉइंट क्या है। जैसे हमें खुद का वीक पॉइंट पता है ना, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ हमें अच्छी लग गई और सोशल मीडिया में कुछ देखने लगे तो देखने ही लग गए, है ना, या कुछ खाने का मिला तो अगर हम सोचें ये चीज़ नहीं खाना है फिर भी दिख गया तो हम खाने लगे। तो ऐसे सबको हमारा वीक पॉइंट पता है। इनके यहाँ युवा बहुत ज़्यादा है, मान लो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितना ही हम युद्ध कर पाएंगे। तो एक काम करो कि इनका जो युवा वर्ग है उनको अंदर से खोखला कर दो। ठीक है, तो नशीली दवाएं बेच बेच के ये हमको खोखला कर देंगे, आतंकवाद का दूसरा रूप है। तो रणनीतिक महत्व का आकलन करना है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति हम अब अपना रहे हैं। जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद के खिलाफ हमको बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उसको वैश्विक मंच पे भी हमने कड़े शब्दों में अपनी नीति को दोहरा दिया है फ्रेंड्स। बिल्कुल हम नहीं डर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमको आंसर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये 1 से लेकर 10 तक ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत शानदार क्वेश्चन इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, और ये सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से भी इम्पॉर्टेंट है, और एक जो जागरूक नागरिक है ना उनको भी ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको खाका बता रही हूँ, स्केलेटन बता रही हूँ, इस तरीके से लिखा जा सकता है। हो सकता है कि मेरी जानकारी भी सीमित हो,
मुझे कई चीज़ का नॉलेज नहीं है, कई चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती हैं, कई चीज़ें घटा सकती हैं, कहीं पे मैं गलत हूँ। तो इसको आप लोग बेस बना के और एक अपना अच्छा सा आंसर तैयार कर सकते हैं। अब सेक्शन ब की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। हमारा खत्म होने वाला क्वेश्चन पेपर, ज़्यादा लंबा नहीं बचा है। सेक्शन बी, अगर देखिए नेक्स्ट टाइम से अगर आप कहेंगे ना तो मैं सिर्फ क्वेश्चन भी पढ़ दूंगी, जैसे क्वेश्चन पेपर कराने का कि ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ये यहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से अप्रोच किया जाए वो भी बता रही हूँ। तो अगर आप लोग को अप्रोच अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो भी बताइएगा, और अगर समय का अभाव है आप लोग कहेंगे तो 1 से लेकर 7 तक पेपर में पूरा ऐसे ही बता दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, हम कहाँ पे थे? 11th क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा औपनिवेशिक काल की संसदीय गतिविधियों का विधिक परिणाम थी। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। हम जानते हैं कि भारत में जब संविधान बन रहा था तो उससे पहले भारतीय संविधान निर्मात्री सभा बनी थी, एक सभा बनी थी, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग थे और उन लोगों ने मिल करके हमारे जो भारत की जो जन आकांक्षाएँ हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में हमने जितना बलिदान दिया, जितना भी हमने एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, तो उन सभी लोगों के आकांक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे संविधान निर्मात्री सभा में रखा गया और फिर जो जो चीज़ें समझ में आई उसके हिसाब से संविधान बना। अब इसका कह रहा है आलोचनात्मक परीक्षण करिए। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि मतलब औपनिवेशिक काल से ही नहीं लिया गया था। आप लोगों को पता है ना कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 बना था, ठीक है। और उसी से बहुत सारे हमारे जो इसी के बहुत सारे रूल्स और निर्देश जो हैं ये हमारे संविधान में एज इट इज़ ले लिए गए, एज इट इज़ ले लिए गए। तो क्या एज इट इज़ सारा चीज़ ले लिया गया है? थोड़ा बहुत आलोचना करेंगे ना कि हम अपने भी चीज़ों को डालें हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारा उठा के वहीं से डाल दिए हैं। तो इस तरह का इसका अप्रोच रहेगा। जैसे कि संविधान के अनेक प्रावधान हैं जो कि 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए गए, जैसे केंद्र राज्य संबंध हो गया, सेंटर और स्टेट। केंद्र राज्य ना इसको ऐसे लिखते हैं, केंद्र राज्य का जो संबंध था, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, ये वहाँ से लिया गया, 1935 वाला भारत शासन अधिनियम से लिया गया, ठीक है। उसके बाद और क्या लिया गया था, जैसे आपातकालीन प्रावधान है फ्रेंड्स, आपातकालीन जो आज हमारे देश में चल रहा है आपातकालीन प्रावधान, तो ये भी वहीं से 1935 से उठा के ले लिया गया था। प्रशासनिक ढांचा हमारा लगभग वैसे ही है, ठीक है। तो संसदीय पैटर्न है, जैसे संसद हम लोकसभा और राज्यसभा वाला फॉलो करते हैं, ये भी ब्रिटिश जैसा है ना। लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, ये भी हम लोग ब्रिटिश से फॉलो करते हैं। तो क्या सारा हम औपनिवेशिक मतलब सारा हम उन्हीं का फॉलो कर रहे हैं या अपना भी कुछ है, कुछ परिवर्तन हमने कहा है? तो इसको हम सीधे औपनिवेशिक नहीं कह सकते। औपनिवेशिक कहना मतलब इसको लिमिटेशन में बांध देना है। जहाँ तक हम ब्रिटिश प्रणाली को फॉलो किए वो तो किए ही थे, लेकिन हमने उसको लोकतंत्र में बदला, जनता की संप्रभुता, ठीक है। हमने सबको वोट देने का अधिकार दिया, वयस्क मताधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, ये सब थोड़ी थे वहाँ पे। वहाँ पे तो वही लोग वोट दे पाते थे जो मतलब कैपेबल थे। तो हमने यहाँ पे सबको क्या दिया, वोट देने का अधिकार दिया, महिला पुरुष में अंतर नहीं किया, मौलिक अधिकारों को बढ़ाया, मूल कर्तव्यों को बढ़ाया। तो हमने सामाजिक न्याय की बात की है, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात की है, आरक्षण की बात की है, बहुत सारी चीज़ें हैं जितना आपको याद है। आरक्षण की बात की है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करते हैं हम, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं फ्रेंड्स, लोकतंत्र की बात करते हैं। तो ये सब था क्या ब्रिटिश वाले में? ऐसा नहीं था। तो हम इसको कह सकते हैं कि आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं कि नहीं भाई आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, इसमें कुछ इंडियन मसाला तड़का भी लगाया गया है। सिर्फ उठा के ब्रिटिश कालीन जो 1935 का अधिनियम था उसी को एज इट इज़ नहीं परोस दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ को प्रदान की गई विधायी शक्तियों का प्रावधान भारतीय संघीय प्रणाली के संघ केंद्र स्वरूप को किस प्रकार से सुदृढ़ करता है? तो इसमें क्वेश्चन को तोड़ना है। पहले क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ को प्रदान की गई विधायी शक्तियाँ, हमको संघ को प्रदान की गई, ठीक है। देखिए भारत और स्टेट्स मतलब केंद्र और राज्य, ठीक है, दो चीज़ों से मिलके बना है संघ। अब संघ को प्रदान की गई शक्तियाँ मतलब यूनियन, सेंटर को, यूनियन को क्या क्या विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं का प्रावधान बोल रहे हैं। भारतीय संघीय प्रणाली मतलब कि फेडरल सिस्टम जो है हमारा, फेडरल सिस्टम ही हुआ ना, संघ केंद्रित स्वरूप को किस प्रकार सुदृढ़ करता है, सुदृढ़ किस प्रकार करता है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ आपको बताना बैलेंस कैसे बन रहा है,
केंद्र कुछ कह रहा है, राज्य कुछ कह रहा है, दोनों के कार्य के क्षेत्र अलग अलग हैं, दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं, दोनों का वित्त में भी बंटवारा किया गया है। तो संतुलित रूप से हम कैसे चल रहे हैं, तो इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि सातवीं अनुसूची का तो सातवीं अनुसूची में हम क्या देखते हैं कि जो रक्षा, विदेश, बैंकिंग, मुद्रा, ऐसे राष्ट्रीय महत्व का जो विषय है वो सेंटर को दे दिया गया है ना। जो इम्पोर्टेंट विषय है यूनियन लिस्ट में है, और जो अन्य विषय हैं उसके लिए मतलब अलग से राज्य को दिया गया है। लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता की नीति में देखा जाए तो यूनियन ही सर्वोपरि है। यूनियन अगर कहीं पे भी विवाद का इशू आएगा तो कौन सुपरसीड करेगा? यूनियन क्या करेगा? सुपरसीड करेगा। ठीक है। और समवर्ती सूची में भी ना, समवर्ती सूची में हम देखते हैं कि कौन करता है लीड? यूनियन ही करता है। कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 254 में बताया गया है। ठीक है। यदि केंद्र राज्य के कानून मान लीजिए टकराव होता है तो किसका कानून प्रभावी होगा? स्टेट का थोड़ी होगा, सेंटर का होगा, है ना, सेंटर का होगा। और जो जितने भी रेसिडुअल पावर होते हैं, रेसिडुअल पावर मतलब कि अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, अनुच्छेद 248 में बताया गया है कि जितनी भी वो होती हैं रेसिडुअल पावर्स होते हैं, मतलब तीनों सूची में शामिल कर दिए, मान लीजिए केंद्र में, राज्य में, समवर्ती में, उसके बाद भी अगर कुछ बच जा रहा है और कुछ कन्फ्यूजन है कि भाई इसके विषय में कौन निर्णय लेगा, तो कौन लेगा? यूनियन लेगा। ठीक है। और अगर कोई राज्य का विषय है, मान लीजिए राज्य का विषय है ना, और उसमें केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि 249 में दिया है अनुच्छेद में कि राज्य सूची के किसी भी विषय पे बना सकता है। फिर 250 में देखिए आपातकाल होता है तो फिर उस समय क्या होता है, राज्य सूची के किसी भी विषय में हम बना सकते हैं। फिर 253 देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, संधि वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकता है ना। और भी है, देखिए अनुच्छेद 200 है, आर्टिकल 201 है, यहाँ पे क्या करता है राज्यपाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भैया विधेयक को आरक्षित कर लो, राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए भेज दो। राष्ट्रपति के पास वीटो करने का भी अधिकार है। इतने सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ? ये सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन का मैप बना रहा है दिमाग में। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कैसे आर्टिकल से जोड़ेंगे, अनुच्छेदों से कैसे जोड़ेंगे। ठीक है। ये राष्ट्रपति राज्यपाल वाला क्वेश्चन तो एकदम हिट है, कभी भी आ सकता है। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है फ्रेंड्स? निष्कर्ष इन सब इतना हमने चर्चा कर लिया, कहाँ कहाँ पे यूनियन स्ट्रांग है ना। हम राज्य को ऐसे ही नहीं छोड़ दे रहे हैं, हम एक गार्जियन के जैसा काम कर रहे हैं। तो निष्कर्ष ये होता है कि भारतीय संविधान में ना सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और विधायी शक्तियों का वितरण इस प्रकार से है कि केंद्र और राज्य की तुलना में किसको अधिक शक्तिशाली बनाया गया? केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। अगर एकता अखंडता की बात आएगी, संकट काल आएगा, वित्तीय अस्थिरता की बात आएगी, तो कौन होगा? मजबूत केंद्र होगा। ठीक है। हमारे पास क्या है? एक मजबूत केंद्र है। ऐसा ना सोचे स्टेट कि हम अपने मन से कुछ भी करते चलेंगे और केंद्र इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। तो मजबूत केंद्र है, इसलिए विधायी शक्तियों का प्रावधान भारतीय संघीय प्रणाली के संघ केंद्रित स्वरूप को, मतलब यूनियन फर्स्ट नहीं, मतलब कि प्रभावी है ना। संघ जो है हमारा प्रभावी है, संघ केंद्रित स्वरूप को सुदृढ़ करता है। ये आपको यहाँ पे बताना था। फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के वित्त का सर्वोच्च पंच है। इस कथन के आलोक में उसके कार्यों एवं स्थिति की का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो यहाँ पे कहा गया है कि सीएजी, जो सीएजी है हमारा महालेखा परीक्षक, क्या है? वित्त का सर्वोच्च पंच है, मतलब वित्त को पूरा कंट्रोल करता है, कौन सा कैसा काम हो रहा है, किस तरीके से चीज़, मतलब मितव्ययिता हुई कि नहीं, जनता के पैसे का कहीं गलत उपयोग तो नहीं हुआ, इसके कार्यों एवं स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। फ्रेंड्स ये पेपर थोड़ा टफ है क्योंकि आलोचनात्मक विश्लेषण सब में पूछा है। देखिए जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें समीक्षा की जगह आलोचना ज़्यादा है। तो आलोचना में क्या होता है ना कि हमको दोनों पक्ष बताना पड़ता है। आलोचना का मतलब ये मत सोचिएगा सिर्फ गलत गलत लिख के आ गए, मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये नहीं। पहले सकारात्मक लिख लेना है, फिर एक दो पॉइंट आपको आलोचना के रूप में लिखनी होती है। ठीक है। तो आलोचनात्मक विश्लेषण थोड़ा सा पेपर कठिन है, लेकिन चलिए डील कर रहे हैं हम लोग, अपनी कैपेबिलिटी को विकसित कर रहे हैं ताकि हम हर चीज़ के लिए क्या रहें, तैयार रहें। अगर आसान क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे तो कठिन आ जाएगा तो घबरा जाएंगे, इसलिए सारा देख लेना चाहिए हमको। तो क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है? भारत के जो सार्वजनिक वित्त होते हैं ना, उसका संरक्षक है, उसका प्रहरी है। मतलब कहीं पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, गलत चीज़ों में यूज़ तो नहीं हो रहा है, इवन यूज हो भी गया तो उसका ऑडिट कर देता है ये, है ना। तो संरक्षक और प्रहरी के रूप में माना गया है। और ये क्या है? एक संवैधानिक पद है फ्रेंड्स, संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, संवैधानिक पद है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है।
ठीक है। ये मेरा पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, मतलब ऐसा होता है क्या कि लिखते लिखते उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है? बताइएगा आप लोग ज़रा। तो कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया बताइएगा, ठीक है, महालेखा परीक्षक का। तो संवैधानिक पद है, इसलिए संविधान में प्रावधान होगा, और सरकार के खर्चों की क्या करता है, लेखा परीक्षा करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि जनता के धन का उपयोग नियमों के अनुसार ही हो। जनता का धन कैसे होगा, नियम अनुसार ही खर्च होगा, ये इसको सुनिश्चित करता है। ठीक, दिमाग में बैठा लीजिए, और कहीं भी आंसर में ये काम आ सकता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जनहित याचिका यानी कि PIL सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण साधन है। उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण करिए। इस क्वेश्चन को आप समझिए पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग रूप आपको अलग अलग रूप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, न्यायपालिका जुडिशरी का एक रूप आपको CGPSC के इस एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डन है फ्रेंड्स, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी के पेपर में आए, चाहे करंट के पेपर में आए, आना ही आना है। ठीक, तो जनहित याचिका में क्या क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि आपको अदालत ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले जैसे कुपोषण का मामला हो गया, या फिर सरकारी जो राशन वितरण प्रणाली होती है उसको दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे अपने से सेल्फ इनिशिएटिव लिए हैं, है ना। जैसे मिड डे मील योजना जो चल रहा है ना, उसको अनिवार्य बनाने का निर्देश भी नहीं का था, ताकि गरीब तबके के लोगों को पोषण का पूरा पूरा अधिकार मिल पाए। मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट की हूँ ना। खाद्य सुरक्षा में इस तरह का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फिर पर्यावरण स्वास्थ्य में आप देखते हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर रोक लगाई गई समय समय पे, ठीक है। फिर ताजमहल का डिस्कलरेशन हो रहा था, वाइट से वो थोड़ा सा येलो येलो टाइप हो रहा था, तो भी इंटरफेयर किया गया। पानी, गंगा जी हो गए, यमुना जी हो गए, उनको साफ सुथरा रखने के लिए कई बार निर्देश दिया गया है। स्थानीय समुदायों के स्वच्छ, मतलब जो अधिकार होता है स्वच्छ वातावरण, जो अनुच्छेद 21 में भी आता है, आर्टिकल 21 में भी आता है, तो उसके लिए भी हमेशा इंटरफेयर किया है अदालत ने। बंधुआ मजदूरी वाला मामला था एक, जिसमें कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा है एक, और भारत संघ का मामला था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी उसको खुद से संज्ञान लिया, और कहा कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके पुनर्वास के लिए व्यवस्था करो, इसके रहने का, इसके खाने का, इसको शासकीय योजनाओं से जोड़ो। तो कोई भी उदाहरण आप एक ले सकते हैं, उदाहरण कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे भोजन वाले में ले लीजिए, मजदूरी वाले में ले लीजिए, पर्यावरण में ले लीजिए। मतलब समय समय पे आप देखेंगे ना, अभी देखिए वो पराली जलाने वाला जो था दिल्ली में केस, है ना, प्रदूषण को लेकर के EQ इंडेक्स बहुत भागा जा रहा है, तो उसमें भी अदालत ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है। लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों की रक्षा वाला एग्जाम्पल देना है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिस किया क्वेश्चन में, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले और हाशिए पे, मतलब वंचित वर्ग के लोगों की रक्षा के लिए क्या किया है। तो इसमें वही वाला आप दे सकते हैं, एक तो भोजन वाला, PDS सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, मिड डे मील वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, खोजिए इसको, किससे, गूगल से। अभी पॉज करिए, और PIL के लिए जितने भी एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, अगर अभी आप पॉज करके खोज लिए ना, 100% बता रही हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं लिखने को मिलेगा। आज ही तैयार कर लीजिए, मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग सर्च करिए, और हो सके तो कमेंट में एक आध एग्जाम्पल डालिएगा, मतलब सिर्फ हेडिंग डाल दीजिएगा, जैसे कि PDS सिस्टम पे इसने इंटरफेयर किया, या फिर महिलाओं की स्थिति पे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला। एक याद है ना आपको, शबरीमाला मंदिर है ना, वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश निषेध है, तो उसमें भी इंटरफेयर किया था इन्होंने, उसमें भी इंटरफेयर किया था। तो फ्रेंड्स, जहाँ एक और हम क्या बोलते हैं, ऐसे मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, है ना, कामाख्या मंदिर, ठीक है, सर्च करिएगा आप। ऐसे मंदिर की पूजा कर रहे हैं जहाँ पे एक, मतलब स्त्री विशेष को प्राथमिकता देते हुए और उसको पूजनीय माना गया। वहीं दूसरी ओर शबरीमाला मंदिर है, जहाँ महिला के प्रवेश को ही निषेध कर दिए है। कैसी कंट्रोवर्सी है। तो ऐसी स्थिति में इंटरफेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिएगा, PIL से रिलेटेड 4-5-6 एग्जाम्पल। ये महिला वाला एग्जाम्पल क्या है, वंचित वर्ग होती हैं, महिला, SC ST, ये सब वंचित वर्ग है ना। तो उनसे संबंधित कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। अभी पॉज करिए, अभी का भी PIL से रिलेटेड 4-5 PIL का देख लीजिए, न्यायिक सक्रियता देख लीजिए, और जो मतलब कहा जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो गया है, इंटरफेयर कर रहा है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा है ना, इंटरफेयर कहीं ना कहीं कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल अभी का भी आप पॉज करके थोड़ा सा यहीं पे इसको गांठ बांध लीजिए, ठीक है, यहीं के यहीं एग्जाम्पल्स को गांठ बांध लीजिए, ये आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएगा।
चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी प्रणाली किस प्रकार से डिजिटल इंडिया और सुशासन के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मतलब इस पे तो चाहे आप कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डीबीटी प्रणाली क्या होता है फ्रेंड्स? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मान लीजिए कि अभी आप लोग देख रहे हैं ना, महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना चल रही है। ठीक है, सभी महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, 1,000 रुपये जो जा रहा है। ठीक है, सभी के खाते में जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए लाइन लगानी पड़ रही है या फिर किसी और मीडिएटर के माध्यम से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इससे क्या हुआ, अगर उस महिला को अगर उसके खाते में नहीं मिलता, ठीक है, तो उसके परिवार वाले, है ना, जैसे पति हो गए, सास ससुर हो गए, है ना, वो जा कर के ले लेते, अभी भी ले लेते होंगे, खाते में से निकलवाना कौन सा कठिन काम है। ठीक है, तो ले लेते होंगे, लेकिन फिर भी डायरेक्ट कम से कम उसी के परिवार वाले यूज़ कर रहे हैं ना। पहले तो ये होता था कि मीडिएटर ढेर सारे आ जाते थे। तो डीबीटी क्या होता है, किसी भी शासन की योजनाओं को अगर हम अच्छे से चलाना चाहते हैं तो बिचौलिए की समाप्ति हो जाती है। इसको एकदम पॉइंट से लिखिए, बहुत सुंदर सजा सजा के। ठीक है, जैसे कि बिचौलियों का क्या हुआ, बिचौलियों और मध्यस्थता करने वाले लोगों का, मतलब मीडिएटर्स का अंत हो गया, समाप्ति, बिचौलियों की समाप्ति। क्योंकि आधार लिंक्ड बैंक खाता है तो हमको पता है लीकेज की समस्या हो ही नहीं सकती, वो तो डायरेक्ट उसी खाते में जाएगा। प्लस फेस रीडिंग सिस्टम भी चल रहा है। फिर वित्तीय समावेशन देखिए, वित्तीय समावेशन, डिजिटल इंडिया आ गया है तो समावेशी, मतलब यहाँ पे क्या क्या मतलब ये जो डिजिटल सिस्टम है वो कहता है कि तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, या तुम वंचित वर्ग के हो, तुम संभ्रांत परिवार के हो, या तुम ST SC हो, तुम OBC हो, तुम जनरल हो, ऐसा कोई। सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि डिजिटल जो मीडियम होता है ना, वो भेदभाव नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता। महिला से भी स्मार्टफोन वैसे ही चलेगा जैसे पुरुष से चलेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होती है भेदभाव नहीं करती है, ना महिला पुरुष में करती है, ना अमीर गरीब में करती है, ना किसी वंचित वर्ग और मतलब उसमें करती है। मतलब हास्यास्पद है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया और सुशासन के उद्देश्य के साथ मेल खाती है डीबीटी। पहला हो गया बिचौलियों की समाप्ति, फिर समावेशी, क्योंकि वित्तीय समावेशन का ये पूरा प्रक्रिया है। फिर फास्ट, देखिए फास्ट है ना, फास्ट है, समय कम लगता है, डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र कर दिए, चेक वेक जारी करने का झंझट या लाइन लगाने का झंझट ऐसा नहीं है ना। और हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होता है, एग्जैक्ट डाटा होता है, डेटा या डाटा जो भी आप बोलते होंगे, तो वो होता है हमारे पास कि कितने लोगों को राशि चली गई, कितनी बची है, कितने को और ज़्यादा बचाना, मतलब और ज़्यादा देना है। फिर जो नागरिक आधारित सुविधाएं होती हैं, नागरिक आधारित, उसमें क्या आ रहा है, सशक्तिकरण आ रहा है, मजबूत हो रहा है, सुशासन तो बढ़ ही रहा है। तो कुल मिला के डिजिटल इंडिया और प्रशासन एक दूसरे के उद्देश्य, मतलब जो भी उद्देश्य है उसका, उसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता, है ना, एकदम लक्ष्य ओरिएंटेड काम जो है यहाँ पे हो पा रहा है। सुशासन का जितना भी चीज़ आप पढ़े होंगे ना, सब इसमें डाल सकते हैं कि भ्रष्टाचार में कमी आ रही है, पारदर्शिता आ रही है, जवाबदेहिता तय हो रही है ना, फास्ट हो रहा है काम। तो जितना भी आप पढ़े होंगे गुड गवर्नेंस का, वो सारा यहाँ पे डाल सकते हैं, सारा यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है और हमने 1 से लेके 15 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं GS पेपर 2 के। तो अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो या फिर सिर्फ क्वेश्चन पेपर कराना है, एनालिसिस नहीं कराना है, तो मैं सिर्फ वो तो आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। आप लोग UPPCS 2025 मेंस का पेपर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको किसी भी साइट पे मिल जाएगा। तो खुद से भी इनिशिएटिव लेके आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी हो जाए, मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और क्या लिखा जाए, अप्रोच और एनालिसिस हो जाए, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट वाला बनाऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पे मैंने कहा है कमेंट करिए, बताइए। JPC को तत्काल देख लीजिए, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। वो अगर आप करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप टाल देंगे तो कल कभी नहीं आता है, कल कभी आता ही नहीं है। वो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, उसके बाद भी अगला प्रीलिम्स आप दे रहे होंगे, तब तक आप सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको गंभीरता से लीजिए। अभी का अभी जो चीज़ होता है तो तत्काल उसको देख के ख़त्म करिए, आगे बढ़ जाइए कि हाँ ये वाला पोर्शन मेरा कवर हो गया। और अब रिवीजन बहुत तेज़ी से करना है, दिन भर एक ही किताब लेके नहीं बैठे रहना है। ठीक है, और ये मत सोचिए कि मैं पहले इसको निपटा ही लूँ तभी दूसरा पकड़ूंगा। तो हमारी मेमोरी की क्या होती है ना, कैपेबिलिटी होती है। हम थोड़ा अगर करेंगे ना, थोड़ा मतलब उसको बहका के, थोड़ा उसको ब्लफ कर करके पढ़ाएंगे ना, तो वो पढ़ेगा भी और स्टोर भी करेगा। और एक साथ बर्डन डाल दीजिएगा कि इतना तुमको पढ़ के ही दूसरा करना है, तो ऐसी पहले एक तो वैसी अस्वीकृति मोड में रहता है, यार इतना पढ़ना है, प्लस जो पढ़ेगा वो याद भी नहीं कर पाएगा। कौन? हमारा माइंड। उसके बारे में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा
और कमेंट करिएगा, बताइएगा और क्या सुधार की आवश्यकता है और कौन सा टॉपिक चाहिए, और यही सेशन को जारी रखना है या नहीं रखना है। और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।